नमस्कार। कुछ समय पहले एक वीडियो पूरे देश भर में वायरल हुआ था जिसमें एक युवक अपनी दुल्हन को शादी के बाद साइकिल पर बैठाकर विदा कराते हुए दिखाई दे रहा था। ये युवक कोई आम आदमी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी है। एक डीएसपी जैसी बड़ी रैंक होने के बावजूद अपनी शादी में इतनी सरलता से और सादगी से अपनी दुल्हन को साइकिल पर बैठाकर घर ले आना एक बहुत बड़ी बात है। और ये वही कर सकता है जिसने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष देखा हो, सादगी देखी हो और जिसके माता पिता के संस्कार ऐसे हों जो कि अपनी संस्कृति को नहीं भूलें। तो आज संघर्ष से शिखर तक के एपिसोड में हम आपको मिलवाने वाले हैं घाटी गांव एसडीओपी संतोष कुमार पटेल से और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के संघर्षों के बारे में और किस तरह वे इतनी बड़ी रैंक तक पहुँचे, ये भी आज वे दर्शकों से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं संतोष कुमार पटेल से। देखिए, तो मैं चाहूँगा दर्शकों को आप बताएं कि बचपन का जो आपकी पढ़ाई थी और जो जीवन शैली थी वो कैसी थी। देखिए, मैं एक किसान का मजदूर का बेटा हूँ। हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। हमारे एक चाचा हैं, वो 11वीं तक पढ़े थे। तो पहले की बातें हैं तो उनका पोस्ट मास्टर होता है जो डाक वितरण करते, उसमें उनकी नौकरी लग गई थी। तो उनकी जो जीवन शैली थी, उनको वेतन ज़्यादा नहीं, 4-5 हज़ार रुपये मिलती थी, लेकिन उसको देख के हमारे घर के लोग, परिवार के लोग कहते थे देखो ये पढ़े हैं तो इतनी अच्छी खुशी से जी रहे तुम लोग। मतलब वो जब साइकिल लेके जाते थे गांव की तरफ, शहर की ओर डाक लेने, और हम लोग जो हमारे पिताजी लोग बोरी या तसला तगाड़ी फावड़ा लेकर जाते थे जंगल की ओर, तो वो एक महसूस होता था भिन्नता की क्यों अंतर क्या है, सिर्फ पढ़ाई का अंतर है और कुछ तो है नहीं है, तो एक ही ख़ानदान के, एक ही खून के, एक ही परिवार के। उनको देखकर फिर हमारे घर वालों ने पढ़ाना शुरू किया। मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने, सब ने बहुत फिर रुचि ली। आता तो नहीं था, वे तो अनपढ़ थे, उन्हें ये नहीं पता कि कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन उन्हें ये पता था कि पढ़ाना ज़रूरी है। तो वही चीज़ होती है ना, जैसे जो आपको कभी ये नहीं पता होता कि कैसे करना है, लेकिन अगर पता कि क्यों करना है तो आदमी करता है। कभी कहते हैं इट्स नॉट अबाउट हाउ, इट्स अबाउट ओनली व्हाई। आप जब आपका सपना होता है, आपको ये मालूम होता है कि हमें करना है, तो आप रास्ता अपने आप ढूंढ लेते हैं। जिसे कभी ये नहीं, पानी का सवाल नहीं होता, बोलते प्यास का सवाल होता है। जब आदमी को प्यास लगती है, भूख लगती है, तो कैसे खाना बनाना, कैसे पानी ढूंढना, किससे मांगना, वो सब तरीके आजमा लेता है तैयार। तो मेरे माता ने, मेरे पिताजी ने हमें स्कूल भेजना शुरू किया। तो गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग जाते थे, वहाँ पढ़े। और वो समय था जब स्वयं की बोरी लेकर जाना पड़ता था, फट्टी लेकर महुआ के पेड़ के नीचे वो करते थे। तो फिर गवर्नमेंट स्कूल से हमने पढ़ाई की और बहुत अच्छा। अब आपने बात करें तो बहुत सारी चीज़ें याद आ रही कि हम लोग इस बात के लिए भी लड़ जाते थे पहले। अब तो मध्याह्न भोजन हो गया, हमारे समय मध्याह्न भोजन नहीं मिलता था। गेहूँ बटा करते थे 2-3 माह में, तो गेहूँ लेने जाते थे हम लोग बहुत दूर। तो जिसकी बैलगाड़ी हो तो उसको वो मांगा करता था, बोले मैं उसी की रखूँगा जो मेरे को हिस्सा देगा थोड़ा थोड़ा। तो वो बहुत से रोचक चीज़ें होती थी। तो हम लोगों ने बचपन से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। फिर मैंने अपने पन्ना एक्सीलेंस स्कूल था, वो भी शासकीय स्कूल था, वहाँ पढ़ाई की 12वीं के बाद। मैं वो वाक़या भी आपसे पूछना चाहूँगा कि दिन ऐसे भी थे बचपन में कि आप अंडरवियर बनियान में भी स्कूल पहुँच जाते थे, कई बार फटा पजामा पहनकर स्कूल जा रहे हैं, किताबों से छुपा रहे हैं बैक साइड। एक वाक़या ये भी है कि एक्सीलेंस स्कूल में जब आप वहाँ पढ़ते थे तो लकड़ियाँ काट कर ले जाते थे घर पे, फिर भोजन बनाते थे और दूसरा रास्ता अपनाते थे स्कूल के अपोजिट साइड वाला, कि वहाँ स्कूल की लड़कियाँ नहीं देख लें कहीं आपको। तो ये वाक़या सर, मतलब कैसे आप याद करते हैं इन चीज़ों को अब जब आप इस पद पर पहुँचे हैं? तो बहुत से वाक़या हैं। अब छोटे में रहते हो तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे हैं तो पता नहीं चलता, तो जो टाट फट्टी है कई बार वो भी गंदी हो जाती है। एक ऐसा भी वाक़या हुआ था, तो बहुत दिनों तक मजाक लोग उड़ाते रहते थे। जब पहली बार मैं स्कूल गया तो ज़बरदस्ती लेकर गए थे। तो बहुत से ऐसे वाक़या हैं। और इसके बाद जो हम ज़िले में आए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो उधर था कि हम लोग रहते थे, स्वयं खाना बनाते थे। और गैस सिलेंडर भराने के लिए तो उस समय पैसे लगते थे। एक या तो पहले सिलेंडर खरीदो, फिर उसके बाद भरवाना भी पड़ता था। तो हम लोग सोचते थे संडे का दिन छुट्टी का रहता है तो लकड़ी लाएं, तो लकड़ी ले आते थे। साइकिल थी नहीं तो सर पे लाना पड़ता था। हाँ, मैं बस नहीं तो और भी मेरे साथ रहते थे लड़के साथ वाले।
तो हम लोग एक्सीलेंस स्कूल सबसे शहर के लास्ट में था और उसके बाद जंगल लगा हुआ था, तो वहीं से जाना पड़ता था कि हम लोग स्कूल के पीछे रहते थे, तो वहाँ सस्ता मकान भी मिल गया था। तो जब लकड़ी लेके आते थे तो ये फीलिंग रहती थी कि कोई लड़की ना देख ले, कोई स्कूल वाला साथी ना देख ले जो शहर का है। गांव वालों को तो पता है, जो हमारे साथी गए हैं तो वो तो एक ही जैसे हम, वो जैसे वैसे हम, तो हम लोग किनारे से पीछे से निकल जाते थे। हालांकि वो रास्ता लंबा होता था लेकिन फिर भी वहीं से जाते थे। तो ऐसा था, संघर्ष था, थोड़ा सा दिन प्रतिकूल थे, लेकिन उसको हमने कभी हार नहीं मानी, लड़ते रहे जीवन में। और मैंने कहीं लिखा था कि पैदल चलकर किस्मत से लड़कर हमने ये चमक पाई है, पैदल चलकर किस्मत से लड़कर हमने ये चमक पाई है, और हमारी चमड़ी ने पाउडर क्रीम से ज़्यादा धूल खाई है। तो ये जो संघर्ष, चमक आती है तो आपकी जो संघर्ष होता है ना, और कहते हैं ना संघर्ष के बाद जो माथे पे पसीना आता है, फिर आप जब साफ करते एक उंगली से तो जो चमक आती है चेहरे पे, और अभी जो हमारे खाकी रंग की चमक है, सितारों की चमक है, वो मेहनत की बदौलत है। और हमारे माता पिता परिजनों ने जो त्याग किया हमारे लिए, उसकी बदौलत ये आज छोटी सी कामयाबी हमें हासिल हुई है। 12th में टॉप करने के बाद इंजीनियरिंग करने का फैसला आपका क्यों लिया? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप इंजीनियरिंग लाइन में तो गए नहीं, तो वो संयोग बस ले लिया, दोस्तों के कहने पर ले लिया, या पहला प्लान था कि हाँ इंजीनियर बनना है? प्लान देखिए उनके होते हैं जो किसी जिस पर्यावरण में रहें, कहते हैं ना जिस माहौल में रहें उस हिसाब से आदमी प्लानिंग करता है। हम जिस माहौल में थे ना, तो हमने इंजीनियर को देखा था, डॉक्टर के पास ज़रूर जाते थे दवाई कराने, तो वो तो सोचा ही नहीं था, जहाँ मैथ ले ली थी। तो ये सब कोई सपना नहीं था, वो तो हमें सरकारी कॉलेज मिल गया था। सही बताएं, पीईटी का एग्ज़ाम दिया तो हमने सोचा क्या करें, बीएससी बीए से अच्छा इंजीनियरिंग कर लें। तो इस कारण हमें जो आरजीपीवी कॉलेज मिला भोपाल का, तो हम इंजीनियरिंग में चले गए। अब जब इंजीनियरिंग में गए तो वहाँ पर लगा कि अब माता पिता का थोड़ा हाथ बटा ले। तो आप तो बता रहे हैं, उस समय जब करते थे तो बताते नहीं थे। तो हमने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, मार्केटिंग कंपनी थी। हालांकि उसको हमारे दोस्त बोलते थे मुर्गा बनाने वाली कंपनी है, चैन सिस्टम है, फंसाने वाली कंपनी है, दो को फंसानो और दो को फंसाओ। और हम लोग लेकिन उसको बोलते थे कि हम MLM कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो उस पर मैंने ज्वाइन किया, और उसमें थोड़ा जब पहुँचे अंदर तो वहाँ का जो माहौल होता है, आपने भी शायद कभी फेस किया हो, तो वहाँ वो लोग जब मंच पे आते हैं तो बड़ी अच्छी लाइटिंग रहती हैं और ये सपने दिखाए जाते हैं। तो लगता है कि हम भी बैठे बैठे तो ये लगता है कि अब हम करोड़पति बन गए। तो मैंने उसको ज्वाइन किया, और उस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद जब काम करना शुरू किया तो वो वाली बात आती है, दो कागज़ होते हैं, एक भारतीय मुद्रा का होता है जिसमें गांधी जी बने होते हैं, और एक वो कागज़ होती है किताब वाला जिसमें गांधी जी के विचार लिखे होते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। तो बोले थे दो हाथ पे आप एक नोट रखो और एक पे नोटबुक रखो, या एक गांधी जी वाला कागज़ रखो या किताब वाला कागज़। तो ये गांधी जी वाला कागज़ या नोट बड़ा आकर्षक होता है मुझे लगता है। तो जब आप इसकी तरफ ध्यान भटकने लगता है, आप इस तरफ आकर्षित होते हो, तो आपका अध्ययन से और शिक्षा से थोड़ा सा मोह भंग होने लगता है। क्योंकि मैं सही बताऊं, हमारा कोई प्राथमिक उद्देश्य ये नहीं था कि बहुत अच्छे शिक्षित होकर बहुत अच्छा विशेषज्ञ बनना है या कोई वैज्ञानिक, यही था कि एक अच्छी सी नौकरी लग जाए। और नौकरी किस लिए चाहता आदमी की, बढ़िया पैसा आएगा, जीविका उपार्जन हो, खुशी से ज़िंदगी जिए, घर वालों के छोटे मोटे जो सपने अपने वो पूरे हों। तो वो उसमें चले गए हम लोग। तो वो लालच में फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। पढ़ाई का मतलब जिस स्तर की हम पढ़ाई करते थे 10वीं 12वीं तक, जो हमारा नाम था उससे बिल्कुल अलग हो गए। मतलब जब 90% 95% लाने वाले हो जाके 60-65 में आने लगे, मतलब पास ही हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। तो वहाँ हम डिस्टर्ब हुए। जब ग्रेजुएशन पूरी हुई तो अब घर वाले उम्मीद लगाए थे कि नौकरी करेंगे, तो जाते तो थे उनसे ही बड़ी बड़ी बातें करते थे, अरे देखना अब हम ये कार खरीद के ले आएंगे, अगली बार कार से आऊँगा, फिर बस से नहीं उतरूँगा, कार से आऊँगा। फिर भी अगली बार आए तो बस ही से उतरते थे। तो घर वालों ने बोला अब तो तुम्हारी डिग्री हो गई, अब नौकरी करो, क्यों नहीं करोगे। लेकिन उतना पढ़ा नहीं था, मेहनत नहीं की थी, तो कुछ होने वाला नहीं था। तो कैंपस नहीं हुआ, मतलब कैंपस सिलेक्शन भी नहीं हुआ और जॉब भी नहीं लग सकती। जब आप तैयारी नहीं करेंगे तब कभी संभव नहीं है।
अब मैंने सोचा क्या तरीका अपनाया जाता, थोड़ा बहुत तो चालाक हो गए थे, तो हमने बोला एमटेक कर लेते हैं। तो इंदौर से एमटेक के लिए फॉर्म भर दिया, वहाँ पर नाम आ गया तो वो करने चले गए। वहाँ गए तो थोड़ा बहुत वहाँ भी ये करते रहे, लेकिन एक ऐसी स्थिति आई कि अब लगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब का मतलब वो बिजनेस भी डाउन हो गया, उसमें भी ज़्यादा रुचि नहीं हो रही थी। तब फिर घर वालों ने बुला लिया, घर बोले अब आ जाओ तुम, हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं देंगे। तब वो परिस्थिति थी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, एमटेक छोड़ दिया था, 1 साल किया था, उसके बाद नहीं किया। अब फिर दोबारा गया भी नहीं। और फिर तब उस दिन मैंने 3 अगस्त 2015 का दिन था जब मैंने संकल्प लिया था कि अब मैं पढ़ाई करूँगा और जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाएगी लाल बत्ती वाली, यही मैंने लिया था, सही बताऊँ सो, तब तक मैं दाढ़ी नहीं बनाऊँगा। और आप फेसबुक में फ़ोटो डालिए, उसमें आप देखोगे लगभग 4-6 इंच से ज़्यादा लंबी दाढ़ी है मेरी। मोदी जी ऐसी दाढ़ी हो गई। अब वो कुछ भी कहें आप, वो मैं 2015 की बातें हैं, तो उस समय शायद माननीय प्रधानमंत्री दाढ़ी नहीं रखते थे ना, आप रखते, तो उस समय मेरी पुरानी बातें थी। आप तो वो समय फिर मैंने जब संकल्प लिया और उससे पढ़ना शुरू किया, तो मुझे याद है कि कहते हैं ना, जब आप अच्छा संकल्प लेते हो और सही दिशा में जाते हो तो पूरी कायनात मदद करती है और ईश्वर भी मदद करता है। और मुझे लगता है, एक मैंने कहीं कहानी सुनाई थी, आपने भी सुना होगा, कि जब गरीब मजदूर और किसान का बेटा मेहनत करता है किसी अच्छे काम के लिए तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है। और मैंने उस पर कहीं 4 लाइन भी सुनाई थी कि चीन पाकिस्तान को धूल चटाने वाले हम हिंदुस्तान के बेटे हैं, और दुनिया को मेहनत का हुनर सिखाने वाले हम किसान के बेटे हैं। जब लिखते हैं पढ़ते हैं तो कामयाबी हमारे कदमों को चूमती है, साहित्यकारों के मुंह से सुना है कि हम भगवान के बेटे हैं। तो मैं किसान, जिसका पिता किसान हो, मैं ये समझता हूँ कि वो भगवान से कम नहीं होता। तो हमने जब मेहनत की, तो मुझे याद है कि 3 अगस्त को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा पढ़ाई मेरी अच्छी थी बचपन से ही। 16 अगस्त 2015 को एक एग्ज़ाम मैंने दिया फॉरेस्ट गार्ड का। ये नहीं था संकोच कि मैं इंजीनियरिंग किए हूँ तो क्या करूँ, कौन सी नौकरी, बस ये उद्देश्य था कोई भी नौकरी लगे, आय का स्रोत हो मेरा, मतलब खर्च चलने लगे, कुछ पैसा आने लगे। तो पहली एग्ज़ाम में इतना कॉन्फिडेंस था, इतना अच्छा परफॉर्मेंस गया था। आजकल वो आंसर शीट आ जाती है तो पता चल गया था कि 70 नंबर का, मेरे 62 नंबर का सही है, 62, मतलब 70 में अगर 62 नंबर आ रहे तो मतलब हो जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंट हो गया कि अब हो गया। तब उससे एक और अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आई और फिर मैंने शुरू किया पढ़ना। पीएससी के फॉर्म भरा, लगातार 2 पीएससी 6 माह में हो गई। तो उसी में से मेरा फिर रिजल्ट आया तो 2016 में ही फॉरेस्ट गार्ड में मैं चयनित हो गया। तो वहाँ पर पन्ना ज़िले में वन विभाग में 1.5 साल तक फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी की और उसी के दौरान पढ़ता रहा। तो मुझे याद है कि 7 अक्टूबर 2016, 3 अगस्त 2015 को शुरू किया था और 7 अक्टूबर 2016 को मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। मेंस एग्ज़ाम दिया था, मुझे कॉन्फिडेंट था कि अब मेरा हो जाएगा। और फिर जब वो रिज़ल्ट आया तो सही में मेरा मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ और इंटरव्यू के बाद फिर मेरा सीधे पहली बार डीएसपी में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मैंने, ये मेरी कमी भी है कि पढ़ना चाहिए था तो शायद और अच्छा भविष्य हो जाता, लेकिन नहीं पढ़ा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब हम संघर्ष करते हैं और एक निचले तबके का व्यक्ति जब बोलते ना, संघर्ष हमें स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है। तो वो फिर जो सिलेक्शन हुआ वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत खुशी का विषय था। कहीं मैंने लिखा था कि ज़िंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, ज़िंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है और जीत की कीमत ज़्यादा होती है जब उसमें कहानी संघर्ष की होती है। तो संघर्ष था हमारे जीवन में और संघर्ष हर किसी के रहता है। अब वो अलग तरह से दिखता है कि हम बेसिक चीज़ों से संघर्ष करते हैं कि ये 2 तरह का संघर्ष। देखो, कोई भी बड़ा कामयाब हुआ है, वो चाहे धीरू भाई अम्बानी हो, चाहे उनके अभी बेटे अनिल अम्बानी, तो संघर्ष तो हर कोई करता है, लेकिन 2 तरह का होता है। एक व्यक्ति बेसिक की खाना पीना रहन सहन इन बातों के लिए संघर्ष करता है, एक व्यक्ति बड़े स्तर पे करता है, तो वो चीज़ों को थोड़ा वो हो जाती है। सर, आपने पीएससी कुल 15 महीने में पास कर ली थी और वो भी 22 रैंक आई है शायद आपकी इसमें, है ना सर, एमपी में। और आपने पीएससी का एक फार्मूला भी बनाया था जो मुझे हल्का हल्का याद है कि परीक्षा के लिए समर्पण चाहिए, पीएससी का आपने ये फार्मूला बनाया था। और आप ये भी कहते हैं कि आप 24 घंटे पढ़ाई करते हैं
उस समय आप 24 घंटे पढ़ाई किया करते थे। ये अगर देखा जाए भौतिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को बहुत सारे काम भी करने होते हैं पढ़ाई के अलावा। आपका 24 घंटे सर वो कैसे गुजरते थे जिसमें आप 24 घंटे पीएससी की पढ़ाई करते थे? और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं पीएससी के समय, एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया है मध्य प्रदेश की तरफ से, उन्हें सर आप कैसे क्या बताएंगे, क्या तैयारी आपने की, नोट्स बनाए, बुक पढ़ी, कोचिंग की, जिससे इतनी जल्दी सफलता आपको मिली? पहला तो सही बात बोला, प्रैक्टिकली 24 घंटे संभव नहीं है। तो मैं फिर भी बोलता हूँ कि मैं 24 घंटे पढ़ता था। पढ़ना एक काम है, लेकिन सीखना एक कला है। तो मैं 24 घंटे सीखता था। अब उसको पढ़ाई में कह दें तो कोई गलत नहीं है, वो भी पढ़ाई ही आती है, क्योंकि अर्थ लास्ट में जो आपका उद्देश्य है वो है सीखना, कितनी आपके अंदर लर्निंग आ रही। क्योंकि हमने एक अखंड रामचरितमानस का जो पाठ होता है 24 घंटे में इतनी मोटी पढ़ लेते हैं किताब। आज भी मुझे एक दो चौपाई याद है, रघुकुल रीति सदा चलाई और हाँ मंगल भवन मंगल आरी। इसके अलावा दो ज़्यादा मुझे चौपाई याद नहीं होगी, हालांकि मैंने कई बार पढ़ी भी है, ऐसा नहीं है कि रामायण नहीं पढ़ी। तो हम उसको सीखने की कोशिश नहीं करते, उसको क्या करते हैं, रामायण पाठ करते हैं। तो मैं जो पीएससी का जब मैंने 15 महीने पढ़ा, तो मैंने वो पढ़ा नहीं, सीखा जितना भी टाइम था। अगर मैं किताब के सामने भले ही ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे बैठता था, लेकिन जो 4 घंटे में पढ़ लेता था वो मन ही मन इतनी बार दोहराता था, उसको पढ़ता था, रिवाइज करता था। मैं अपने आप से पूछता था, हम बैठे रहते कि हमारा टीचर एग्ज़ाम लेगा तो समझ में आएगा कि हमें कितनी तैयारी है। मैं 4 घंटे बाद स्वयं से पूछता था कि जो मैंने सुबह 6 से 8 पढ़ा, क्या मुझे भी याद है? मेरा दिमाग उसको कितना रिकवर कर रहा है, मुझे मेरी मेमोरी में कितना स्टोर है? क्योंकि काम तो वही आना है जो मेमोरी में होगा, बाकी ऐसे पढ़ने को तो आप 1 घंटे में पूरी किताब पढ़ लोगे। तो मन ही मन उसको मैं बार बार दोहराता था, इतने अच्छे से अध्ययन करता था, उसको फैक्ट जोड़ के एक दूसरे से लिंक अप करके। क्योंकि जब आप कहानियाँ याद रहती हैं, आपने देखा होगा कविताएं भूल जाते हैं लोग। पढ़ने में मज़ा आता है कविता, लेकिन याद नहीं रहती, उसको याद करना पड़ता है। लेकिन कहानी जब पढ़ लो तो याद रहे, क्योंकि पूरी लिंकअप रहती है, कहाँ से कहाँ होगी। तो स्टोरी के रूप में मैं उसको एक जब क्रिएट करके पढ़ लेता था, तो मैं दोहराता था कि मैंने आज जो पढ़ा क्या मुझे याद है। तो वो मैं रात को 2 बजे अगर जगा, रात को 2 बजे आदमी किस लिए जगता है, अविवाहित व्यक्ति, तो उसमें भी मैं गुनगुनाता था, सोचता था कि जो मैंने सुबह 6 बजे पढ़ा था क्या मुझे याद है। तो वो मैं बता रहा हूँ, कई बार मुझे याद है ऐसा कि सपनों में भी आ जाते थे अकबर युद्ध करते हुए, लगता था अरे ये हो गया, तो उठ के बैठ जाते थे, पानीपत का युद्ध याद आ जाता था। तो आप वो होता है ना, जब दिन में आपने जो बार बार दोहराया, बार बार पढ़ा, तो वो चीज़ आप के दिमाग में चलती है। वो उसे मैं कहता हूँ कि 24 घंटे में सीखता था, 24 घंटे पढ़ता था, तो वो मेरे दिमाग में घर कर जाती थी। और फिर जब परीक्षा आती थी तो उसको मैं बिल्कुल दे दनादन बोलते हैं ना, कि बिल्कुल आप बिना टाइम ख़राब किए और बिल्कुल सही समय पे अच्छा जवाब लिख देता था। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, क्या होता है कि एक स्कूल था, पाठशाला के बाहर एक बोर्ड टंगा था, ठीक है। तो बोर्ड में एक अब्राहम लिंकन की कहानी लिखी थी। तो टीचर ने बच्चों से पूछा कि ये जो बाहर बोर्ड में कहानी लिखी है वो किसने पढ़ी है, बताएगा कोई? तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोला सर मैंने पढ़ी है, आपने नहीं पढ़ी, आप तो कह रहे हो किसने पढ़ी है। तो बोले तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने नहीं पढ़ी? बोले सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने पढ़ी होती तो आपको ये पता होता कि वो कहानी नहीं कविता है। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि जब आप पढ़ोगे तो आपको जो अध्ययन हो बिल्कुल सटीक हो, गहन हो कि क्या चीज़ है ये। जब आप पढ़ो क्या पूछती है, तो वो जैसे टीचर ने पढ़ा नहीं था, उसने निगाह डाल ली कि बोर्ड गड़ा है, उसमें कुछ लिखा है। तो वो चीज़ है। मैंने जब पढ़ा उस समय तो पूरा एक एक पढ़ता था। आप सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा सिलेबस। पीएससी की आप तैयारी करते हो, मुझे पता है आपको पीएचडी नहीं कर रहे हो, पीएससी कर रहे हो, दोनों में अंतर है, पीएचडी और पीएससी। पीएचडी विशेषज्ञ बनाती है और पीएससी आपको एक अच्छा अधिकारी बनाती है, जिस अधिकारी के गुण है जिसमें सारे गुण हो, सभी विषय का ज्ञान हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, हर चीज़ हो। तो आप एक विषय के विशेषज्ञ नहीं बन रहे हो। तो इसलिए आपको पढ़ते वक्त विशेष ध्यान देना कि आपको सिलेक्ट होना, तो उसके लिए आपको पीएससी का सिलेबस आपके सामने होना चाहिए और पुराने 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सको कि परीक्षा क्या पूछती है, परीक्षा के लिए क्या तैयारी करना। आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे।
बेटा काबिल बन गया है तो स्वाभाविक सी बात है बेटे की विवाह की चर्चा भी होनी चाहिए और होगा भी, स्वाभाविक सी बात है। तो अधिकारी बनने के बाद जैसे आपने गरीबी देखी है बचपन से, मैं जानना चाहूँगा कि आपने भी किसी गरीब घर में विवाह किया या एक अच्छा खासा दहेज लेकर विवाह किया आपने? वो तो वो बताएंगे जिनकी लड़की है, वो भी ऐसे ही हैं, बहुत साधारण व्यक्ति हैं। ऐसी एक छोटे से किसान है और कुछ नहीं है उनके पास, और बस इतनी हिम्मत थी कि उनने लड़की में उनकी कला थी और समाज को पसंद आया, घर परिवार वालों को। हमारी शादी घर वालों की इच्छा से करनी थी तो हो गई थी, और कुछ विशेष नहीं था उनके पास। जो था बहुत मतलब ऐसे ही हैं, बहुत हमारे जैसे हैं बस। अच्छा। हाँ, आपके जैसी हैं। और लड़कियां देखती हैं कि मेरे सपनों का राजकुमार आएगा, सफ़ेद घोड़े पर बैठाल कर ले जाएगा मुझे घर अपने, और आपने तो उल्टा ही कर दिया। आपने तो काली साइकिल लेकर विदा करके ला रहे हैं अपनी दुल्हन को और पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहा है। ये जो आइडिया है, ये इससे आप क्या संदेश देना चाहते थे समाज को? बचपन से साइकिल में चले हमेशा, तो वो जब विदा करके लाए तो मेरे दादा दादी जब एक्सपायर हुए थे तो उनका दाह संस्कार जंगल में किया था हम लोगों ने, जंगल किनारे। तो उनकी पूजा करने जाना था वहाँ, तो वहाँ जाने का रास्ता नहीं था। तो मैंने सोचा कैसे जाया जाए, तो फिर ये साइकिल वाला दिमाग आया कि साइकिल से जब ज़िंदगी में हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो मुझे लगता है साइकिल का बहुत बड़ा हाथ था। तो उस साइकिल में फिर लेकर मैं वहाँ तक गया था पूजा करने, और वो मीडिया वालों ने उसको वायरल कर दिया था। तो उसका एक उद्देश्य था कि जिसकी बदौलत हम अगर बढ़े हैं तो अच्छे काम में भी अगर उसका नाम हो, तो मुझे लगता है शायद वो साइकिल ही थी, मुझे एक तरीके से प्रसिद्धि भी मिल गई। और अगर साइकिल का यूज़ नहीं करता तो शादी तो ऐसी तमाम होती है, हमारी भी हो जाती। तो वो कोई ऐसा उद्देश्य से नहीं किया था कि वो करना है या वो करना है। हमने तो किसी मीडिया वाले को भी नहीं दिया था, फेसबुक में हमने ऐसे ही डाल दिया था, तो वहाँ से किसी ने उसको पिक कर लिया था। तो ये हमने एक तरीके से साधन अपनाया था कि, और उसमें मैसेज फिर था कि आप पर्यावरण के प्रति आपका क्या लगाव है। हालांकि मेरा वो जो शादी थी उसका यही था, उसमें आप देखेंगे मैंने कुटी बनाई थी घास फूस की, पूरा कोई बाहर का टेंट नहीं बुलवाया था, वहीं गांव की लगाकर। पारंपरिक वेशभूषा भी आपने रखी थी उसमें, जो पारंपरिक पगड़ी, जो हमारी पगड़ी नहीं थी वो थी खजूर के पत्तों की, वो बनती है। और मैंने जो घोड़े पे जाता है दूल्हा, तो घोड़ा की जगह हमने वो यूज़ की थी, पाल की होती है ना जो पुराने कहार लेकर जाते थे, वो पाल की यूज़ की थी। तो वो था, और थोड़ा बहुत तो आज के समय में शादी में हल्का फुल्का फिर आधुनिक चीज़ों का हो जाता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पुरानी मिलती नहीं है। फिर भी हमने बहुत गहरे से पता नहीं कहाँ से खोद कर निकाले थे, और पारंपरिक तरीके से किया था। जो हमारे पिताजी लोगों की शादी में हुआ था, दादा दादी की शादी में हुआ था, वही हमने किया है। अब मैं बात करूँगा कि ये एक चीज़ और है आपके बारे में कि जहाँ से भी अभी तक आपका ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ के रहवासियों का अजीब सा लगाव हो जाता है आपसे। मतलब ट्रांसफ़र होता है तो रोने लगते हैं, गले लग जाते हैं और मिन्नतें करते हैं कि आप यहाँ से नहीं जाओ। तो ये एक जो आमतौर पर देखा जाता है, और फिल्मों ने भी कई बार ऐसा दिखाया कि पुलिस का नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया जाता है अक्सर, लेकिन जनता आपको इतना अपना कैसे मान लेती है? आप किस प्रकार की पुलिसिंग करते हैं कि जनता आपकी फ़ैन हो जाती है और चाहती है कि आप उनके पास ही रहें, उनके क्षेत्र में ही काम करें? कोशिश करता हूँ। मैंने एक चीज़ लिखा है कि क्यों, मेरा उद्देश्य है कि एक अच्छा माहौल जाए, और लोगों के बीच में कैसे घुलने मिलने की बातें करता हूँ कि जन जन कर सके दुख दर्द एहसास की बातें, जन जन कर सके दुख दर्द एहसास की बातें, बच्चा हो या बुजुर्ग सुनाए अपने आसपास की बातें, और पुलिस और पब्लिक के बीच मधुर संबंध ऐसा हो कि आदमी पुलिस को दोस्त समझकर कर सके भूख प्यास की बातें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों से ऐसी दोस्ती की हो जाए, जैसे एक दोस्त से आदमी उधार पैसे भी मांग लेता है, अरे यार समोसे खिला दो, तो उस तरह का मधुर संबंध हो तो एक अच्छी छवि बनती है पुलिस की। और मैंने यही कोशिश की, तो इसकी बदौलत लोग जुड़ जाते हैं, और फिर बाकी व्यक्ति का अपना वो रहता है कि वो किसको क्या प्रेम देना चाहता है, कैसे क्या उसके प्रदर्शन करता है। सर, अब चलते चलते हमारे दर्शकों को, जो कि आपको देख रहे हैं इस समय, बहुत से स्टूडेंट भी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं की, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? तो मेरा युवाओं को यही कहना है कि आज के समय पे आप अपना भविष्य देखें,
क्योंकि देखिए कहीं भी कोई भी चीज़ है, आप मान लीजिए राजनीति में भविष्य बना रहे हैं, तो राजनीति में एक ही पोस्ट है, लिमिटेड है, 230 सीटें विधानसभा की, लोकसभा की, एमपी में 29 सीटें हैं, वो फिक्स हैं, उससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो सकता, तो वो उतने लोगों को ही स्थान मिलना है। और आप समाज के लिए बहुत से काम करने को बहुत सा विकल्प है, आप नया काम करेंगे तो लोग भी मदद करते हैं। आप विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अच्छा करें, आप गरीब तबके के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोई नया काम करें युवा, तो उसमें शासन प्रशासन हर कोई मदद करता है, और आप स्वयं को भी अच्छा लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। बाकी आप अपने सपने के अनुसार, जिसने जो सपना लिया उसके अनुसार उसको काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ आज के एपिसोड में थे एसडीओपी घाटी गांव डीएसपी संतोष कुमार पटेल जी, जिनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है, जिन्होंने एक छोटे से गांव में जन्म लेकर गरीब परिवार में पढ़कर भी एक शासकीय विद्यालय से पढ़कर उत्कृष्ट विद्यालय तक का सफ़र किया और टॉप किया। उसके बाद पीएससी परीक्षा में मात्र पीएससी परीक्षा में मात्र 15 महीने की पढ़ाई करने के बाद मध्य प्रदेश में 22वां स्थान प्राप्त किया, और आज वो पूरे पुलिस महकमे के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।